हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? मैं स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं पढ़ाई चल रही होगी, आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमने देखिए, इससे पहले जो था हम लोगों ने पादप जगत में ये पढ़ लिया था कि जो इसके फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद हमने इसको दो भागों में बांटा था, एक पुष्पोद्भिद और एक अपुष्पोद्भिद के बांटा हुआ था। और उसमें अपुष्पोद्भिद में भी तीन प्रकार के थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद जो आपका पुष्पोद्भिद था वो भी दो भागों में क्या हुआ था, दो पार्ट में बटा हुआ था, एक नग्न बीजी और एक आवृत बीजी था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो आपका जो थैलोफाइटा है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, प्री पार्ट्स देखने को मिले थे। उसमें प्री पार्ट्स में पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था शैवाल पढ़ा था, अलगी पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कवक पे चर्चा की थी। अब हम कवक पर चर्चा करने चल रहे हैं, कवक के बारे में पढ़ेंगे, कवक का पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे, कवक क्या होता है और उसका अध्ययन क्या कहलाता है। पहली बात तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और कवक जो होता है वो पर्ण रहित होता है, जबकि शैवाल जो होता है वो क्या होता है, पर्ण, उसमें पर्ण पाया जाता है, पर्ण हरित पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पर्ण हरित नहीं होता है। यानी यह क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। किसमें? हम किसकी बात कर रहे हैं? कवक की बात कर रहे हैं। सकेंद्रीय होता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें संवहन ऊतक, किसमें? कवक में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और क्या बताया था मैंने? तो मैंने ये बताया था कि कवक जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होते हैं कि लंबे लंबे रेशे टाइप के क्या होते हैं, बाल टाइप के क्या होते हैं, अत्यंत महीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, धागे नुमा क्या पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, पारदर्शी सूत्रों का संयोजन होता है जिसे हाइफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइफी कहा जाता है। फिर से सुनिए, मैंने कहा कि कवक काय लंबे, ठीक है, कवक के जो काय होते हैं वो लंबे होते हैं, अत्यंत महीन होते हैं। अत्यंत कैसे होते हैं? महीन होते हैं और सदृश दिखाई देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सदृश दिखाई देने वाले होते हैं। याद रखिएगा कैसे होते हैं, सदृश दिखाई देने वाले होते हैं। और कवक जाल बनाने के लिए ये सभी आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। कवक जाल बनाने के लिए यह एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, कवक हाइफी जो होता है वो पतले नलिकाकार, जब कवक हाइफी को देखेंगे तो पतला नलिकाकार दिखाई देगा, पतला नलिकाकार दिखाई देगा। मैंने बोला पारदर्शी सूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। और यह दो प्रकार के हाइफी जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये हाइफी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एसेप्टेट होता है। ठीक है, और एक होता है सेप्टेट होता है। क्या होता है? सेप्टेट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एसेप्टेट होते हैं और सेप्टेट होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा और एक बार में याद करने की कोशिश करिएगा। ये इसमें जो होता है, एसेप्टेट में जो होता है, क्या होता है, इसमें जो केंद्रीय विभाजन जो होता है, इसमें जो केंद्रीय विभाजन होता है उसमें कोर वाल या सेप्टेट, ठीक है, कोर वाल या सेप्टेट नहीं होता है, कोर वाल या सेप्टेट नहीं होता है। जबकि सेप्टेट में इसमें कोर वाल या सेप्टेट पाया जाता है, इसमें कोर वाल या सेप्टेट पाया जाता है। इसमें भी केंद्र की विभाजन होता है और इसमें भी केंद्र की विभाजन होता है, लेकिन इसमें कोर वाल नहीं पाया जाता है, इसमें कोर वाल नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें कोर वाल पाया जाता है, इसमें कोर वाल पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोर वाल पाया जाता है और कोर वाल पाए जाने की वजह से इनकी कोशिकाओं में एक से अधिक या एक या दो या कई क्या होते हैं, केंद्रक हो सकते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, एक या दो केंद्रक नहीं होते, इसमें कई केंद्रक हो सकते हैं। याद रखिएगा। मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का
कवक है। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। लेकिन कुछ जो मशरूम होते हैं, ठीक है, वो औषधि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है, ठीक है। कुछ कीटनाशक के रूप में यूज किए जाते हैं, और कुछ जो होता है कैसे होते हैं, तो संदीप्त गुणशील होते हैं, संदीप्त गुणशील होते हैं। लेकिन इसी कवकों की वजह से पौधों के अंदर कई प्रकार के रोग भी पाए जाते हैं। वो अन्य जो जो पौधे हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जिसको धान कहा जाता है, आलू होता है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, टमाटर में भी देखने को मिलेगा। कई ऐसे पौधे होते हैं जिसमें ये कवक क्या होते हैं, रोग का काम करते हैं। उसी तरह से मानव का शरीर जो होता है, या जंतु जो होते हैं, मानव होते हैं, जिसमें दांत खास जो होते हैं, वो भी कवक की वजह से होते हैं। बाल झड़ने में भी एक कवक का अहम रोल होता है, बाल झड़ने में भी कवक का एक अहम रोल होता है। अब क्या होता है, जो कवक का कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, क्लियर रखिएगा बंधु। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, क्या होती है, काइटिन सॉरी, काइटिन की बनी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा भी जाता है, अगर हमें डबल रोटी बनाना है, यानी जो बंद होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड भी कहते हैं, वो किस कवक से बना होता है उसको भी जानते रहिए। तो हमारा जो ये डबल रोटी या बंद रोटी या ब्रेड जो होता है वो ठीक है, सैक्रोमाई क्या होता है, सैक्रोमाइसेस के जो कवक होते हैं उससे बना होता है। सैक्रोमाइसेस कवक के जरिए क्या होता है, ये बना होता है। किसके द्वारा बना होता है, तो इसके द्वारा बना होता है, सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस कवक से क्या होता है, सैक्रोमाइसेस कवक से क्या होता है, डबल रोटी, बंद रोटी, या कहा जाए क्या कहा जाता है, ब्रेड भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया जाता है सैक्रोमाइसेस से। ठीक है, सैक्रोमाइसेस से। ठीक है, अब मैंने अभी बोला है कि कवक की वजह से पौधों में रोग भी लगते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। यह अगर मुख्य रूप से बांटा जाए तो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रस्ट होता है, एक होता है रस्ट होता है, और एक स्टम्प होता है। क्या होता है, स्टम्प होता है। ठीक है, एक रस्ट होता है और एक क्या होता है, स्टंट होता है। ठीक है, स्मट होता है, सॉरी स्मट लिखना चाहिए था, स्मट होता है। क्या होता है, स्मट होता है। क्या होता है, रस्ट और स्मट, ये दो मुख्य प्रकार के रोग जो होते हैं पौधों में पाए जाते हैं, जो किसके जरिए होते हैं, कवक के जरिए होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, कवक के जरिए से होता है। अब जो सरसों का पेड़ जो होता है, सरसों का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसमें जो होता है, उसमें सफ़ेद रस्ट होता है। उसमें कौन सा रस्ट होता है, सफ़ेद रस्ट होता है, वाइट रस्ट। आप क्यूरीसीफर में, क्यूरीसीफर में क्या होता है, सफ़ेद रस्ट, यानी सरसों का सफ़ेद रस्ट क्या है, एक तरह का रोग है। गेहूं का ढीला जो स्मट है वो भी एक क्या है, एक तरह का रोग है। गेहूं में किट्टू रोग भी कवक की वजह से पाया जाता है। गेहूं में किट्टू रोग भी किसकी वजह से पाया जाता है, तो किसकी वजह से पाया जाता है, कवक की वजह से पाया जाता है। और आलू में अंगमारी रोग, आलू में अंगमारी रोग भी कवक की वजह से पाया जाता है। आलू में अंगमारी, आलू की अंगमारी रोग भी जो होता है कवक की वजह से पाया जाता है। गन्ने में जो गन्ने का जो लाल अपक्षय होता है वो भी किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। आलू में, फिर आलू की बात करें, मस्सा रोग भी पाया जाता है। अंगमारी रोग और मस्सा रोग आलू में पाया जाता है, वो भी कवक की वजह से होता है। धान की भूरी, ठीक है, धान की भूरी अर्ज चित्त, ठीक है, मतलब चित्ता चित्ता टाइप का आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, ये भी कवक की वजह से होता है। आलू में पछेला अंगमारी, ये भी क्या होता है, कवक की वजह से होता है। ठीक है, प्रांकुरों में डैम्पिंग रोग भी कवक की वजह से होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसी के साथ साथ मानव में भी कुछ कवक की वजह से होने वाले रोग को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कवक के बारे में बारी बारी से लिखेंगे और बारी बारी से सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान, जिसे माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक
के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित सकेंद्रीय तथा संवहन ऊतक विहीन होता है। कवक में कवक काय रेशेनुमा तथा रेशेनुमा, कवक काय तथा रेशेनुमा, ठीक है, कवक रेशेनुमा तथा कवक जाल के रूप में पाए जाने को हाइफी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लिपटे होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? लिपटे होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? लिपटे होते हैं। ठीक है, कवक हाइफी पतला नलकाकार कवक हाइफी पतला नलकाकार पारदर्शी सूत्र होते हैं। पारदर्शी सूत्र होते हैं। ठीक है, जो कई कवक तंतु जीव द्रव्य से भरे होते हैं और एक भित्ति से वह यहाँ पर वह होते हैं वह एक भित्ति से ढके होते हैं। एक भित्ति से ढके होते हैं। इसकी भित्ति काइटिन की बनी होती है। और ये जो भित्ति होती है, ये क्या होती है? काइटिन की क्या होती है? बनी होती है। कि भित्ति जो होती है वो काइटिन की क्या होती है? बनी होती है। ये जो इसकी भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, हमें बहुत कुछ लिखवाना है। चलिए देखते हैं। कवक हाइफी जो होते हैं निम्न दो प्रकार के होते हैं। कवक हाइफी जो होते हैं निम्न दो प्रकार के होते हैं।
हाइफी निम्न दो प्रकार के होते हैं। कवक हाइफी निम्न दो प्रकार के होते हैं। कवक हाइफी निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एब्सेप्टेट और सेप्टेट। इसको नीचे लिखते हैं, सेप्टेट, एब्सेप्टेट और सेप्टेट। ठीक है, ये दो प्रकार के कवक हाइफी होते हैं। कवक हाइफी होते हैं। कवक हाइफी के बारे में मैंने बता दिया है। कवक हाइफी के बारे में मैंने बता दिया। जालनुमा होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें जीव द्रव्य पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी। अब मुझे बताना है कि इसमें क्या होता है। तो केंद्रकी विभाजन के समय इसमें कोरवाल या सेप्टेट नहीं बनते हैं। इस वाले में इसमें केंद्रकीय विभाजन के समय केंद्रकीय विभाजन के समय कोरवाल व सेप्टेट नहीं बनते हैं। कोरवाल या सेप्टेट नहीं बनते हैं। कोरवाल या सेप्टेट नहीं बनते हैं। इस तरह के हाइफी को केंद्रित होते हैं। इस तरह के जो हाइफी होते हैं बहु केंद्रित होते हैं। इस तरह के हाइफी बहु केंद्रित होते हैं। सेप्टेट। अब इस तरह के कवक में जो केंद्रकीय विभाजन होता है, उसमें केंद्रकीय विभाजन के बाद कोरवाल या सेप्टेट देखने को मिलता है या सेप्टेट बनते हैं। इसमें केंद्रकीय विभाजन के बाद कोरवाल या सेप्टेट बनते हैं। कोरवाल या सेप्टेट बनते हैं। और कोशिकाओं में सेप्टेट बनते हैं तो कोशिकाओं में 1, 2 या बहु क्या होता है या कई केंद्रक हो सकते हैं। ऐसे कवक कोशिकाओं में 1, 2 या कई केंद्रक होते हैं। ये हो गया आपका सेप्टेट। ठीक है, ये हो गया आपका सेप्टेट। क्लियर है भाई? खत्म है बात? क्लियर है? समझ में आई बात? चलें आगे बढ़ें। अब देखिए, मशरूम भी क्या है? एक तरह का कवक है जिसे हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। मशरूम भी क्या है? एक तरह का कवक है जिसे हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को आगे की तरफ। देखिए, कवक में जो भोजन संग्रह होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कवक में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजेन
के रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कवक में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कवक में जो भोजन संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इस पर बात हो गई थी, सैकेरोमाइसिस, 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 सैकेरोमाइसिस। कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में करते हैं। सैकेरोमाइसिस का उपयोग डबल रोटी बनाने में करते हैं। सैकेरोमाइसिस का उपयोग डबल रोटी बनाने में करते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है। कवक की वजह से पौधों में गंभीर रोग देखने को मिलते हैं। जंतुओं में, मनुष्यों में भी गंभीर रोग देखने को मिलते हैं। तो पहले पौधों में कवक की वजह से होने वाले गंभीर रोग। कवक के कारण पौधों में होने वाले गंभीर रोग। कवक के कारण पौधों में होने वाले गंभीर रोग। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यतः यह दो प्रकार के रोग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक हानि भी यही पहुंचाते हैं। एक रस्ट होता है, ठीक है, एक रस्ट होता है और एक स्मट होता है। क्या होता है? एक रस्ट होता है और एक स्मट होता है। मुख्यतः कवक की वजह से पौधों में होने वाले गंभीर रोग जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं वो रस्ट व स्मट हैं। याद रखिएगा कौन कौन है? रस्ट और स्मट हैं। स्मट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। स्मट हैं, रस्ट और स्मट हैं, ठीक है। ये गंभीर तरीके से रोग क्या होते हैं? पहुंचाते हैं, ठीक है, वाले प्रमुख रोग होते हैं जिनकी वजह से पहुंचते हैं। अब इसमें जो निम्न मुख्य प्रकार के होते हैं उनको हम लिखवा रहे हैं, उनको आप जरूर याद करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पर तुरंत हम लोग क्या करेंगे? फिर मनुष्यों में पाए जाने वाले को हम लोग क्या कर लेंगे? उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सफ़ेद, देखिए, सरसों का सफ़ेद रस्ट पहला है। क्या है? सरसों का सफ़ेद रस्ट। सरसों का सफ़ेद रस्ट पहला हो गया। सरसों का सफ़ेद रस्ट, वाइट रस्ट ऑफ क्या भाई? क्रूसाइफर, ठीक है। देखिए, साइफर, ठीक है। दूसरा क्या है? गेहूं में, किसमें? गेहूं का किट्टू रोग जो होता है, या गेहूं का ढीला स्मट। पहले लिख लेते हैं। गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का ढीला स्मट,
लूज स्मट ऑफ वाइट, ठीक है, वीट, लूज स्मट ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट, लूज स्मट ऑफ वीट। तीसरा, गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का किट्टू रोग, ठीक है, गेहूं का किट्टू रोग, ठीक है, गेहूं का किट्टू रोग। रस्ट ऑफ वाइट क्या हो जाएगा, सॉरी वाइट क्यों आ रहा है यार, वीट, रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, रस्ट ऑफ वीट देख लीजिए, रस्ट ऑफ वीट हो गया, ठीक है। गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का ढीला स्मट। फिर आलू की अंगकारी, आलू की अंगकारी, आलू की अंगकारी, ये भी एक कवक से होने वाला क्या है, रोग है, ठीक है, ठीक है, क्या है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, आलू का अंगकारी, आलू का अंगकारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पढ़ाते समय थोड़ा सा लैंग्वेज में क्या हो जाता है, कभी कभी बोलने में ही क्या हो जाता है, डिफरेंस देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए अथवा मत रखिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए बस। कवक में पौधों से मतलब कवक के कारण पौधों में होने वाले गंभीर रोग आपके सामने ये कुछ लिखे हैं, अभी कुछ और बाकी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर सरसों का, ये याद रखिए, सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का किट्टू रोग, ठीक है, फिर उसके बाद आलू का अंगकारी। अब आगे देखते हैं, अभी आलू के कई रोग और गेहूं के भी इसी में कई रोग हैं जिनको हमको जानना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, गेहूं का अंगकारी, गेहूं का क्या हो गया, अंगकारी। अब क्या है भाई, तो गन्ने का लाल अपक्षय, गन्ने का लाल अपक्षय। चौथा, चौथा गन्ने का लाल अपक्षय, 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 ठीक है, गन्ने का लाल अपक्षय। बार बार दोहराने से, आप भी दोहराए करिए, दोहराने से याद होता है, ठीक है। रेड रोट ऑफ केन शुगर, ठीक है, या शुगर केन, शुगर केन हो जाता है, ठीक है, रेड रोट ऑफ शुगर केन, ठीक है, शुगर केन, गन्ने का लाल अपक्षय, गन्ने का लाल अपक्षय। अब मूंगफली में पाए जाने वाला कौन सा रोग है, ये भी क्या, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का, मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है, मूंगफली का टिक्का रोग, यानी टिक्का डिजीज क्या है भाई, क्या लिखेंगे, टिक्का डिजीज, टिक्का डिजीज, ठीक है, टिक्का डिजीज, डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट, क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट हो जाएगा, मूंगफली का टिक्का रोग यानी ग्राउंड नट, ठीक है, समझ में आई बात। टिक्का डिजीज, ठीक है, टिक्का डिजीज, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। अरे भाई ये आई है, यस ई ए एस ई एस हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट। अब ये छठवां, देखिए छठवां क्या है, छठवां समझिएगा, ये हो गया आपका। फिर आलू का ही देख लीजिए, आलू का ही देख लीजिए, कौन सा, आलू का मस्सा रोग, आलू का मस्सा रोग, आलू का मस्सा रोग, आलू का मस्सा रोग, आलू का क्या हो जाएगा, मस्सा रोग, ठीक है, आलू का मस्सा रोग, ठीक है। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका,
व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है। आलू का मस्सा रोग, आलू का मस्सा रोग। धान की भूरी अर्ज, धान की भूरी अर्ज चित्त, 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 ठीक है, धान की भूरी अर्ज चित्त, ठीक है, धान की भूरी अर्ज चित्त, यानी ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन लीफ, क्या बोला हूँ तो ब्राउन लीफ, ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट राइस, ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट राइस, ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट राइस, ठीक है। आलू का पछेला, आलू का या आलू की पछेला अंगमारी, ठीक है, आलू की पछेला अंगमारी, आलू की पछेला अंगमारी, आलू की पछेला अंगमारी, अंगमारी, आलू की पछेला अंगमारी, ठीक है, क्या है तो आलू की पछेला अंगमारी, यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, 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 ठीक है। फिर क्या है भाई, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये हो गया आपका, इतना आप जरूर याद रखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। अब कौन सा मनुष्यों में या जंतुओं में, ठीक है, कवक की वजह से होने वाले रोग, कवक की वजह से होने वाले रोग, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए पहले, ठीक है, उसको भी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। चलिए देखिए, ये मनुष्यों में, चूंकि चैप्टर बड़ा है इस वजह से जल्दी जल्दी कराना है, इस वजह से देखिए, दमा के लिए क्या है, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस है, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस जो होता है, दमा अगर हमें हो रहा है, दमा रोग है, तो उसमें भी कवक का हाथ है, कवक की वजह से होता है, और वो जो कवक है वो एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस है, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस जो है वो दमा के लिए उत्तरदायी हो सकता है, ठीक है। फिर एथलीट फूट है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एथलीट फूड जो होता है वो टीनिया पेडिस की वजह से होता है, एथलीट फूड जो होता है, एथलीट फूट जो होता है, एथलीट फूट जो होता है वो टीनिया पेडिस की वजह से होता है। खाज नाम का भी एक कवक रोग होता है, जो किस कवक की वजह से होता है तो एकरस, ठीक है, एकरस क्या होता है, स्केबिज के लिए हो जाता है, यानी जो कवक है उसका नाम एकरस स्केबिज है, जिसकी वजह से खाज होता है। गंजापन पाया जाता है, उसके लिए कौन होता है तो टीनिया, क्या होता है गंजा के लिए, क्या होता है गंजापन के लिए क्या होता है टीनिया कैपिटिस होता है, गंजापन के लिए टीनिया कैपिटिस होता है। उसके बाद दाद के लिए जो होता है वो क्या होता है तो ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोफाइटान जो होता है वो गंजे के लिए होता है, जिसे ट्राइकोफाइटान लेस्कोयस कहा जाता है, ट्राइकोफाइटान लेस्कोयस कहा जाता है गंजेपन के लिए। ये हो गया आपका किसमें, मनुष्यों में देखने को ये मिलता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भैया, इतना समझ लिए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा कवक होता है जिसकी वजह से विष बनता है, ठीक है, कल हम इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है, कि एक ऐसा कवक होता है जिसकी वजह से जहर बनाया जाता है, वो जहर बनता है एफ्ला नामक कवक की वजह से, क्या बनता है विष बनता है, एफ्ला नामक विष कवक की वजह से बनता है, एफ्ला नामक विष जो होता है वो कवक की वजह से बनता है, ठीक है, कवक द्वारा बनता है या कवक से बनता है। कौन सा विष बनता है तो एफ्ला विष जो होता है कवक से बनता है। एफ्ला विष, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एफ्ला विष कवक से बनता है,
एफ्लाविस जो होता है वो कवक से बनता है। एफ्लाविस जो होता है, एफ्लाविस जो होता है, एफ्लाविस कवक की वजह से बनता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं लाइकेन के बारे में। आज हमें लाइकेन भी ख़त्म कर देना है कि लाइकेन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइकेन, लाइकेन पहले चर्चा, फिर उसके बाद उस पर क्या होगी, उसके ऊपर नोट्स बनेगा। पहले चर्चा फिर नोट्स बनेगा। अब लाइकेन क्या है? लाइकेन शब्द कौन सा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। ठीक है, लाइकेन शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है। इसे यूज करने वाला या इसको पहली बार किसने यूज किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने इस शब्द का यूज किया था। लाइकन जो है एक ग्रीक शब्द है। ये जो है यह एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है। इसे कौन यूज किया था? तो थियोफ्रेस्टस जो थे उन्होंने इसे यूज किया था। थियोफ्रेस्टस जो थे उन्होंने ही इसका यूज किए थे। ये ग्रीक शब्द है, यह एक ग्रीक शब्द है। इसको थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था? यूज किया था। यह एक ग्रीक शब्द है, इसको थियोफ्रेस्टस ने यूज किया था। लाइकेन शब्द को सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने यूज किया था। यह सहजीवी को दिखाता है। किसका सहजीवी होता है? तो कवक और शैवाल आपस में साथ मिलकर रहते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? सहजीवी कहा जाता है। तो यानी कह रहा हूँ कि लाइकेन का निर्माण कवक और शैवाल के साथ रहने पर होता है। ठीक है, यानी लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है, यह भी कह रहा हूँ। इसमें कवक जो होता है, इसमें अगर हम कवक की बात करें तो कवक और शैवाल में परस्पर आपस में संबंध होता है। आपस में दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं। इसी वजह से इन्हें सहजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, अब कवक क्या करता है? तो कवक जल, लवण, खनिज और क्या करता है? विटामिन आदि किसको देता है? तो शैवाल को देता है। कौन देता है? तो कवक देता है। कवक जल, खनिज, लवण और विटामिन किसको देता है? तो शैवाल को देता है। कौन देता है? तो कवक देता है। अब शैवाल क्या करता है? तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कर कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट किसको देता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। किसके लिए? कवक के लिए कर देता है। कौन करता है? तो शैवाल करता है। इसीलिए कवक और शैवाल जो एक दूसरे के साथ सहजीवी का संबंध बनाते हैं, इसी को हेलोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म कहा जाता है। हेलोटिज्म कहा जाता है। यानी जो सहजीवी संबंध बनता है कवक और शैवाल के बीच में, इसे हेलोटिज्म कहा जाता है। हेलोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म कहा जाता है। लाइकेन का अध्ययन किसमें करते हैं? तो लाइकेनोलॉजी में करते हैं। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रस्टोस, ध्यान से सुनिएगा। पहला है क्रस्टोस, दूसरा है फेलियोज, दूसरा क्या है? फेलियोज होता है। दूसरा क्या होता है? फेलियोज या फिलोज होता है। कहीं कहीं फेलियोज बोलते हैं, फिलोज भी बोलते हैं। ठीक है, फिलोज भी बोलते हैं। पहला क्या बोला हूँ? क्रस्टोस बोला हूँ। दूसरा फिलोज बोला हूँ या फेलियोज भी कहा जाता है। तीसरा फ्रूटिओज भी कहा जाता है। तीसरा क्या है? फ्रूटिओज। ठीक है, 3 क्रस्टोज, फेलियोज और फ्रूटिओज, ये 3 क्या होते हैं? फ्रूटिओज जो होते हैं, ये 3 क्या होते हैं? आपके कवक के लाइकेन के प्रकार होते हैं। लाइकेन में प्रजनन 3 तरह से होते हैं। लाइकेन में प्रजनन 3 तरह से होता है। एक कायिक प्रजनन होता है, एक लैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा अलैंगिक प्रजनन होता है। यानी 3 तरह के प्रजनन भी देखने को मिलता है। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होते हैं। एक कायिक होता है, एक लैंगिक होता है और एक
अलैंगिक होता है। ठीक है, कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है, सबसे अच्छा सूचक। इसका मतलब ये हुआ कि लाइकेन वहाँ नहीं पैदा होगा, वहाँ उत्पन्न नहीं होगा जहाँ पर प्रदूषण होगा, जहाँ पर प्रदूषण होगा वहाँ वो उगेगा नहीं। और सबसे अच्छा प्रदूषण सूचक होता है इसका, इसका सबसे अच्छा प्रदूषक होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सबसे अच्छा प्रदूषण का सूचक किसके लिए होता है, तो SO2 के लिए होता है। किसके लिए होता है? SO2 के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, पेड़ के छालों पर उगने वाले लाइकेज को, पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो कोटिकोल्स कहा जाता है। कोटिकोल्स कहा जाता है, कोटिकोल्स कहा जाता है, कोटिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटिकोल्स कहा जाता है, कोटिकोल्स कहा जाता है। यह पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन है। जबकि चट्टानों के बीच उगने वाले लाइकेन, खाली चट्टानों के बीच उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन के जरिए मृदा निर्माण में सहायता मिलती है, लाइकेन के जरिए मृदा निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक है, आर्चिल और लेकनोरा जैसे लाइकेन, आर्चिल और लेकनोरा जैसे लाइकेन जो होते हैं वो नीला रंग प्रदान करते हैं, या क्या होता है, इनसे नीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले जो लिटमस पेपर होते हैं इन्हीं लाइकेन से बने होते हैं। और उस जो वो लाइकेन होता है उसका नाम भी सुन लीजिए, जिससे ये लिटमस पेपर बनता है, उसे रोसेला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रोसेला कहा जाता है, जिससे हमारा लिटमस पेपर बनता है बंधु, जिससे हमारा लिटमस पेपर बंधु बनता है, उसे क्या कहा जाता है? रोसेला कहा जाता है, रोसेला कहा जाता है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ, समझ में आया? इतना पहले लिखते हैं, फिर आगे की तरफ चर्चा करते हैं। फिर क्या करेंगे? आगे की तरफ क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं लाइकेन के बारे में। मैं इतना आपको बार बार जो बोलता हूँ ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं सिर्फ टाइम खर्च हो रहा है। इससे ये होता है कि आपको चीज़ें तैयार होती हैं। मैंने बार बार कहा है कि आप जितना पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए। हम सीधी बात करते हैं इनफानाइट, जितनी बार आपसे रिवाइज हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, घोल के पी जाइए। ठीक है, सीधी सी बात है, घोल कर पी जाइए। आपको एकदम पूरा तैयार रहना चाहिए, तब मज़ा है, तब तो जाकर कुछ कंपटीशन में आप खड़े हो पाएंगे, वरना कहीं जगह नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। ठीक है, और सीधी सी बात है, आपकी लड़ाई खुद आपसे है। ठीक है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है, आपकी लड़ाई खुद आपसे है और उसको आपको जीतनी है। उसको क्या करनी है? आपको जीतनी है। तो जीतने के लिए क्या करना होगा? पूरी मेहनत से लगना होगा। ठीक है, तो लगिए। ठीक है, लाइकेन शब्द का प्रयोग लाइकेन शब्द का प्रयोग लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। यह एक ग्रीक शब्द है, यह एक ग्रीक शब्द है, यह एक ग्रीक शब्द है, यह एक ग्रीक शब्द है। थियोफ्रेस्टस ने इसका यूज किया था सर्वप्रथम। यह एक ग्रीक शब्द है। यह क्या है? एक ग्रीक शब्द है। यह कवक व शैवाल के संयोजन या कवक व शैवाल से मिलकर बनता है,
बनता है, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। यह कवक और शैवाल से मिलकर क्या होता है, बनता है। यह कवक और शैवाल से मिलकर आपस में मिलकर बनता है। यह कवक और शैवाल से आपस में मिलकर बनता है। ठीक है। इनके बीच परस्पर इनके बीच इनके बीच परस्पर 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 सहजीवी सहजीवी सिम्बायोटिक, ठीक है, सॉरी यार एम भूल जा रहे हैं, ठीक, संबंध होता है, संबंध संबंध होता है, सिम्बायोटिक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, तो सिम्बायोटिक संबंध होता है। ठीक है, SYMBIOTIC, ठीक है, सिम्बायोटिक संबंध होता है। ठीक है, क्लियर है बंधु, क्लियर है। चलें आगे, आगे और बात करें तो सुनिएगा। जो कवक है, जो कवक है, कवक कवक जल खनिज खनिज लवण, जल खनिज लवण तथा तथा विटामिन्स विटामिन्स मीन्स विटामिन्स शैवाल को प्रदान करता है, शैवाल को प्रदान करता है। वहीं 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 शैवाल शैवाल कवक को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है, वही शैवाल कवक को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है यानी देता है। कवक और शैवाल के बीच इसी तरह का सहजीवी संबंध देखने को मिलता है और इसी सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है, हेलोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोटिज्म कहा जाता है। तो कवक व शैवाल के इस सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। चलिए भाई, ये हो गया हेलोटिज्म। और लाइकेन का अध्ययन, लाइकेन का जो अध्ययन किया जाता है उसे लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। ये नहीं लिख पाऊंगा, ये आप याद रखिएगा, लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम इसमें लिखवाएंगे आपको कि लाइकेन कितने प्रकार का होता है और वो भी किसके आधार पर, उसकी संरचना और आकार के आधार पर लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसकी संरचना और आकार के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया भी था, पहला बताया था क्रस्टोस, क्या बताया था, क्रस्टोस। फिर फोलियोज, क्या बताया था, फोलियोज बताया था। फिर क्या बताया था, फ्रूटिकोज बताया था। फोलियोज और फ्रूटिकोज बताया था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि आकार और संरचना के आधार पर, आकार व संरचना के आधार पर, आकार व संरचना के आधार पर आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताया था? तो पहला बताया था क्या बताया था? क्रस्टोस। क्या बताया था? क्रस्टोस। क्या बताया था? क्रस्टोस। फिर क्या बताया था? फेलिकोस। क्या बताया था? फोलिकोज। क्या बताया था? फेलिकोज या फोलिकोज दोनों होता है, फोलिकोज। फिर क्या बताया था? फोलिकोज बताया था। क्या बताया था? फोलिकोज बताया था। फिर क्या बताया था? फ्रूटिकोज बताया था। क्या बताया था? फ्रूटिकोज बताया था। ठीक है, फ्रूटिकोज बताया था, फ्रूटिकोज बताया था। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं। ये तीन प्रकार के लाइकेन आपको देखने को मिलते हैं, ये तीन प्रकार के लाइकेन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है बंधु? ठीक है, क्रस्टोस, फेलिकोज और फ्रूटिकोज। क्या होता है? फ्रूटिकोज होता है। क्या होता है? फ्रूटिकोज होता है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? आगे चलें, किया जाए, आगे भी देख लिया जाए। ठीक है, आगे भी देख लिया जाए क्योंकि आगे भी चीज़ें अभी बहुत बाकी है। तो लाइकेन में प्रजनन के तीन प्रकार होते हैं या तीन प्रकार से आपको प्रजनन देखने को मिलता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसके साथ ले लीजिएगा। लाइकेन में प्रजनन प्रजनन तीन प्रकार से होता है, 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 तीन प्रकार से होता है। जो जो होता है, जो पहला क्या है? पहला क्या है आपका? कायिक, कायिक। दूसरा क्या है? लैंगिक, लैंगिक। सब पढ़ाएंगे, ठीक है। वह अलैंगिक, अलैंगिक। ठीक है, ये तीन प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि लाइकेन प्रजनन करता है। कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। कहीं कहीं लैंगिक और या लैंगिक लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? लैंगिक लिखा रहता है। ठीक है, ये तीन तरह का प्रजनन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता 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 है। जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, वहाँ यह नहीं उगेगा, नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। SO2 का सर्वोत्तम 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 सूचक लाइकेन है, लाइकेन है। ठीक है, यानी जो SO2 जो प्रदूषण है इसका सर्वोत्तम सूचक कौन है? लाइकेन है। कौन है? लाइकेन है। तो पेड़ों की छालों पर जो लाइकेन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। तो लिखेंगे कि पेड़ों की छालों पर उत्पन्न होने वाला लाइकेन को
क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। 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 कार्टिकोल्स कहते हैं। कार्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छालों पर पाए जाने वाला जो जो कवक लाइकेन है उसे कार्टिकोल्स कहा जाता है। कार्टिकोल्स कहा जाता है। कार्टिकोल्स कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं किस में पढ़ेंगे अब किस में पढ़ेंगे? अब किस में पढ़ेंगे? तो चट्टानों के बीच खाली जगहों पर, चट्टानों के बीच खाली जगहों पर पाए जाने वाला लाइकेन सेक्सिकोल्स या कोल्स कहलाता है। सेक्सिकोल्स कहलाता है। सेक्सिकोल्स कहलाता है। सेक्सिकोल्स कहलाता है। ठीक है, सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा बेटा। लाइकेन मृदा का निर्माण भी करता है। लाइकेन मृदा का निर्माण प्रक्रिया में सहायक होता है या उसको और अच्छा बनाने का कार्य कौन करता है? लाइकेन करता है। लाइकेन करता है। ठीक है, आर्चिल और लेकनोरा जैसे लाइकेन नीला रंग प्रदान करते हैं। आर्चिल, लेकनोरा जैसे से लाइकेन नीला रंग प्रदान करते हैं। 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 क्या करते हैं? नीला रंग प्रदान करते हैं। आर्चिल या लेकनोरा जैसे लाइकेन जो होते हैं वो क्या करते हैं? नीला रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में ऐसे करके लिख लीजिए। प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर का उपयोग होता है वह रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। याद रखिएगा, रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। ठीक है, ये हो गया। ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ? यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अभी और आगे कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में भी और चर्चा करनी है और पढ़ना है, तो सुनिएगा ध्यान से और उसको अपने ध्यान में बैठाए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि रेलवे का पेपर इस बार हमें लगता है कहीं न कहीं कठिन बनने वाला है। लोबेरिया, ठीक है, लोबेरिया, ठीक है, इरवेनिया और रेमेनीला, ठीक है, ये 3 शब्द बोल रहा हूँ, 3 लाइकेन का नाम ले रहा हूँ। क्या? लोबेरिया याद करिए, फिर इरवेनिया और फिर रेमेलीना, ठीक है, नीला, ठीक है, रेमेलीना,
ठीक है। रे में नीला जो है, यह तीन जो लाइकेन है इसका उपयोग किसमें किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। किसका क्या बनाने में किया जाता है, इत्र बनाने में किया जाता है। फिर से सुनिएगा किसका किसका पूछ सकता है, तो लोबेरिया, लोबेरिया क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लोबेरिया, लोबेरिया क्या बोला हूँ, लोबेरिया क्या बोला हूँ, लोबेरिया। फिर क्या बोल रहा हूँ, इरवेनिया, क्या बोल रहा हूँ, इरवेनिया, क्या बोल रहा हूँ, इरवेनिया, इरवेनिया क्या बोला हूँ, इरवेनिया। फिर क्या बोला हूँ, क्या बोला हूँ, तो रे में नीला, रे में नीला, रे में नीला का उपयोग, रे में नीला नामक लाइकेन का उपयोग, लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में, इत्र बनाने में करते हैं, इत्र बनाने में करते हैं, इत्र बनाने में करते हैं बंधु, इत्र बनाने में करते हैं, ठीक है, इत्र बनाने में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनीला नामक लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, इत्र बनाने में किया जाता है। इतना उतार लीजिए पहले, इतना उतारिए पहले, उसके बाद फिर आगे की बात चर्चा करते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग, ये परमेलिया सेक्सटिलिस जो होता है एक तरह का लाइकेन है, एक तरह का क्या है, लाइकेन है, परमेलिया सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस जो होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा हूँ, परमेलिया सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस, सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में करते हैं, मिर्गी की दवा बनाने में करते हैं। एक आध शब्द बीच में हो सकता है, लिखने की धुन में छूट सकता है भाई, कभी कभी क्या होता है बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से हो सकता है कभी भी शब्द थोड़ा अलग निकल जाता है। तो उसके लिए ये मत सोचा करिए कि नहीं गलत है, नहीं, उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये मेरी त्रुटि है, थोड़ी सी मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है। अब देखिए आसनिया, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, तो असनिया या आसनिया भी कहते हैं। असनिया जो होता है, असनिया नामक लाइकेन से, ठीक है, असनिया नामक लाइकेन से असनिक प्रतिजैविक असनिक अम्ल का उपयोग किया बनाया जाता है, असनिक अम्ल बनाया जाता है। ये प्रतिजैविक असनिक अम्ल होता है जो असनिया नामक लाइकेन से बनता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, असनिया, असनिया, असनिया नामक लाइकेन से, असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक अम्ल, प्रतिजैविक आसनिक अम्ल बनाया जाता है, अम्ल बनाया जाता है, ठीक है, अम्ल बनाया जाता है। इसके अलावा क्या, डायरिया जिसको हो जाए, हाइड्रोफोबिया जिसको हो जाए, पीलिया जिसको हो जाए, काली खांसी हो जाए, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, औषधि बनाने के लिए भी लाइकेन का उपयोग करते हैं, लाइकेन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी काफ़ी यूज किया जाता है, लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी काफ़ी यूज किया जाता है, ठीक है, लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी काफ़ी यूज किया जाता है। दक्षिण भारत में परमेलिया जो होता है उसका सालन बनाया जाता है, दक्षिण भारत में परमेलिया का क्या बनाया जाता है, सालन बनाया जाता है।
है और यहीं से आपका क्या होता है कि जो सालन बनाने के लिए दक्षिण भारत में परमेलिया होता है, वो क्या होता है, सालन बनाने का काम करता है। जो परमेलिया लाइकेन होता है वो सालन बनाने के काम में आता है। ठीक है, इंडोकार्पन, ठीक है, जापानी निवासी जो होते हैं वो इंडोकार्पन नामक उपयोगी सब्जी का क्या करते हैं, सब्जी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इंडोकार्पन जो लाइकेन है वो जापानी लोग उसको सब्जी के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसको क्या करते हैं, सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। ये रहा आज आपका लाइकेन, यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हुआ है। ठीक है, मैंने जितना आपको बताया है उतना लाइकेन के बारे में इनफ है, कवक के बारे में इनफ है, शैवाल के बारे में इनफ है। ठीक है, इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं आपके लिए बहुत है। ठीक है, और कहना चाहता हूँ चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, कोई बात नहीं, मेरा काम है, मेरा कहना है आपसे। मैं फिर कहूँगा आज कि मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वो मेरा काम है। आपकी मर्जी, करिए ना करिए वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना ज़रूर बता के जाऊँगा कि कहा जाता है खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, यह काम, फिर उसके बाद अगर बात करें तो मर जाना भी, ठीक है, यानी खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, फिर मर जाना, यह काम जानवर भी करते हैं। यह काम जानवर भी करते हैं, यह काम जानवर भी करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, तर्क है और सामाजिक ज्ञान है। इसको दिखाने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है और शिक्षा आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा तो पहले आपके ज्ञान को विकसित करता है, तर्क करना सिखाता है, सारी चीज़ें करना सिखाता और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको इस समय प्रयागराज में यूपीपीसीएस आरओ के बच्चों में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही कहूँगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों को ख़ास तौर से, जो लड़कियाँ ये सपना देख के रखी हैं कि पिताजी पैसा लगाकर शादी करा देंगे, जाकर ऐश करना है, तो ऐश सिर्फ यही करना है कि जीना है, खाना है, मूवी देखना है, फिर एक दिन मर जाना है। ये जीवन नहीं है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपने पति पर डिपेंड नहीं है, वो अपने पिता पर डिपेंड नहीं है। ऐसी बहनों को सलाम है मेरा। ठीक है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आए हो धरती पर तो नाम बना के जरूर जाना, बिना नाम के मत जाना। और याद रखना, हमेशा सीधा पेड़, आज कलयुग चल रहा है भाई, हमेशा सीधा पेड़ काट दिया जाता है, टेढ़ा बन के रहो थोड़ा। ठीक है, और उसी टेढ़ेपन का आज देन है कि आज इलाहाबाद प्रयागराज में बच्चे यूपीपीसीएस के आरओ के लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी तरह की लड़ाई बीटीसी के स्टूडेंट और बीएड के स्टूडेंट को भी लड़ना पड़ेगा, तब जाकर शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज जाके मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर अपनी लड़ाई लड़नी है, मेहनत करना है, तो जिस तरह से आज बच्चे लड़ रहे हैं उस तरह से आर पार की लड़ाई करिए, तब जाकर कहीं सुनने को मिलेगा। नहीं, ये सरकार भर्ती नहीं देना चाहती है, ये सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, वही इसके दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले विद्यालय बंद करने की भी बात चल रही थी। आप तक मेरा काम था सूचना पहुंचाना, आप मुझे शेयर करिए ना करिए वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मुझे बहुत भाषण देने नहीं आता है, मुझे डायलॉग मारने नहीं आता है, मैं सीधा पढ़ाता हूँ और जो बात सत्य होती है वो आपके सामने रख देता हूँ, जो तथ्य होता है वो आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।